दोस्तों, मैं अजय कुमार आज नए वर्ष के पावन पर्व पर एक बार फिर से मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं अपने नए प्रैक्टिस सेट में। तो आज जो पिछली वीडियो में मेरा कुछ प्रश्न बचा था, तो आज की वीडियो में इसको मैं पूरा करूंगा, 125 तक पूरा लूँगा। तो आइए, बने ही रहिए अंत तक। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 63। इनमें से हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हिरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है जो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, घोटक। सारंग होता है, कुरंग होता है, घोटक घोड़ा का होता है और मृग भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। निम्न आचार्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो काल क्रम के अनुसार इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं। पहले नंबर पे आते हैं दंडी, और दूसरे नंबर पे मम्मट, भामह दंडी मम्मट। तो भामह दंडी मम्मट ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहले नंबर पे भामह है, दूसरे पे दंडी, तीसरे पे मम्मट और तीसरे नंबर पे आचार्य विश्वनाथ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 66। कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? तो कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी का है? डॉक्टर, शारदिया, आठवां सर्ग या द्रौपदी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शारदिया नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रगतिवाद काव्य का की समय सीमा है? तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? तो 67 में आप बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1936 से 1943 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 68। लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता हैं? तो लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फणीश्वरनाथ रेणु। अमरकांत जी की रचना है ग्राम सेविका, सूर्यबाला जी की है आखिरी विदा, और ममता कालिया जी का निर्मोही। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है 69 नंबर। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 70। उदंत मार्तंड पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता था? उदंत मार्तंड पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता था? तो यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कलकत्ता से, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी से शुरू हुआ था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71। बछड़ा किस शब्द से विकसित है? तो बछड़ा किस शब्द से विकसित है? तो वत्स से विकसित है, वत्स, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 72। निम्न में सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो सही वर्तनी का चयन करना है। आर्द्र है, आर्द्र है, आर्द्र है, कोई नहीं। तो 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आर्द्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। मानवीकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण, कोई नहीं। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मानवीकरण। अगला प्रश्न है 73 नंबर। उपरोक्त है, उपर्युक्त है, उपर्युक्त है, उपर्युक्त है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा शुद्ध वर्तनी वाला? तो 74 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपर्युक्त। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 75। सहस्त्र, सहस्त्र, सहस्त्री, सहस्र, तो इनमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा 75 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सहस्त्र। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 76। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य,
उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। तो 76 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उपलक्ष्य। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 77। मोर शब्द का तत्सम क्या है? तो मोर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो मयूर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मयूर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 78। साखी का तत्सम है, तो साखी का तत्सम क्या है? तो साखी का तत्सम साक्षी है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 79। भौजाई का तत्सम होगा, तो भौजाई का तत्सम क्या होता है? तो भौजाई का भातृजाया होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भातृजाया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 80। पारा किस शब्द का तद्भव है? पारा शब्द जो है ये किस शब्द का तद्भव है? तो 80 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पारद। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 81। जिज्ञासु का सही अर्थ क्या है? तो जिज्ञासु का अर्थ क्या है? तो जिज्ञासु का सही अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 82। अंतेवासी किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अंतेवासी किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो 82 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी कहलाता है। अगला प्रश्न है 83 नंबर। प्रभाती, प्रभाती का तात्पर्य है, तो प्रभाती का तात्पर्य क्या है? तो प्रभाती से तात्पर्य है प्रभात में गाया जाने वाला गीत, प्रभात में गाया जाने वाला गीत, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 84। मछली जैसी आँखों के लिए एक शब्द क्या होगा? मछली जैसी आँखों के लिए एक शब्द होगा मीनाक्षी। अगला प्रश्न है 85 नंबर। 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? तो 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों के जिस भाग में अशुद्धि है उसका चयन कीजिए। तो अशुद्ध भाग को चयन करना है। प्रश्न नंबर 86 है। मेरे को कल आगरा जाना है, ये गलत है, मेरे को। बटेश्वर के मेले में भारी भरकम भीड़ थी और कोई त्रुटि नहीं है। तो 87 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारी भरकम। 88 क्वेश्चन है, उनकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह 26 तारीख को होगा। तो 88 नंबर में अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर बी में सौभाग्यवती नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है 89 नंबर। साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें घनघोर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये अशुद्ध है, घनघोर संबंध नहीं होता साहित्य की जीवन में। प्रश्न नंबर 90 है, आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ और कोई त्रुटि नहीं है। तो 90 में अशुद्ध है धन्यवाद सहित, ये नहीं होगा, अशुद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं, किस रस को रसराज कहा गया है? तो किस रस को रसराज कहा गया है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 92। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव रति है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसका अस्थायी भाव रति होता है और आलंबन विभाव नायक और नायिका। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 93। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक करुण रस का स्थायी भाव है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 94। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो वीर रस है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वीर रस।
अगला प्रश्न है 95 नंबर, जनु जानु मनुमानो का प्रयोग किस अलंकार में होता है? तो इसका प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है, जनु जानु मनुमानो आदिवाचक शब्दों का प्रयोग। आगे देखते हैं 96 नंबर प्रश्न, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान मन को बताया गया है। आगे देखते हैं 97 नंबर, उत्कर्ष का विलोम होगा, तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं 98 नंबर प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसके रचयिता राम भक्त कवि तुलसीदास हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 99, पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधी पूर्वी हिंदी की उपभाषा की बोली है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 101, गीत फरोश नामक कविता के रचयिता हैं? तो गीत फरोश नामक कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 102, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करना है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचना है काठ की घंटियाँ, ऑप्शन नंबर पहले का दूसरे में जाएगा। कुंवर नारायण जी की रचना है चक्रव्यूह, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है आशु, अज्ञेय जी की रचना है इत्यलम। पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, आइए मिला लेते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा। तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 103, नागार्जुन का संबंध किस काव्यधारा से है? तो नागार्जुन का संबंध प्रगतिवादी काव्यधारा से है, प्रगतिवाद, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं 104 नंबर, वामन ने काव्य की आत्मा किस तत्व को स्वीकार किया है? तो आचार्य वामन ने काव्य की आत्मा रीति को स्वीकार किया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं 105 नंबर प्रश्न, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी ध्वनि के परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें तत्सम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं शब्द जो हिंदी में उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं 106 नंबर प्रश्न, देशज शब्द का अभिप्राय है। तो देशज शब्द का अभिप्राय क्या है? जिसकी उत्पत्ति ज्ञात न हो, ऑप्शन नंबर डी से होगा, जिसकी उत्पत्ति ज्ञात न हो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 107, इनमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्धविराम चिन्ह ये है, ये अल्प विराम है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, यह विस्मयादिबोधक चिन्ह है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 108, मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल में कौन सा दोष है? तो इनमें कौन सा दोष है? तो ग्राम्यत्व का दोष है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं 109 नंबर प्रश्न, साधारणीकरण सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं। तो साधारणीकरण सिद्धांत के जनक भट्टनायक कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भट्टनायक। अगला प्रश्न है 110 नंबर, हाइकू कविता का मूल स्थान है। तो हाइकू कविता का मूल स्थान क्या है? तो जापान है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाइकू कविता का मूल स्थान जापान देश को कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 111, यतश्च निर्धारणम किस विभक्ति से जुड़ा सूत्र है? तो यतश्च निर्धारणम
सप्तमी विभक्ति का सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं, दृष्टवा में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है, तो त्वक्त्वा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 113, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभ्यागत में अभिधन आगत होता है, तो अभिउपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विद्याधानम में समास बताइए, तो विद्याधानम में समास है विद्य का आधान, या विद्या के लिए आधान करना, तो कर्मधारय समास होगा। हाँ, कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहला पद विशेषण है। आगे देखते हैं 115 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति कालिदास की है, तो कालिदास की कृति कौन सी है, तो विक्रमोर्वशीयम है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विक्रमोर्वशीयम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 116, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन करना है, तो कालिदास की रचना है कुमार संभवम, ऑप्शन ए का सी जाएगा। श्रीहर्ष जी का है नैषधीय चरितम, भारवी जी का है किरात अर्जुनियम, और भवभूति जी का उत्तरम चरितम। तो आइए मिलाते हैं, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप भी देख लीजिएगा ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं 117 नंबर प्रश्न, इनमें से एक रचना बृहत्त्रयी में आती है, उसको छांटिए, तो बृहत्त्रयी की रचना छांटना है, तो कौन सी रचना बृहत्त्रयी में आती है, तो शिशुपाल वधम आती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118, कुवलयानंद के रचयिता का नाम बताइए, तो कुवलयानंद के रचयिता का नाम क्या है, 118 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अप्पय दीक्षित। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 119, काव्य मीमांसा किसकी कृति है, तो काव्य मीमांसा किसकी कृति है, तो राजशेखर जी की है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजशेखर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 120, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण, काव्य गुण की यह परिभाषा किसने दिया है, तो काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण, काव्य गुण की परिभाषा आचार्य वामन जी ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आचार्य वामन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, संविधान की धारा 343(1) में हिंदी को घोषित किया गया है, तो 343 भाषा में धारा में हिंदी भाषा को क्या घोषित किया गया है, तो राजभाषा घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजभाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122, विभत्स रस का अस्थायी भाव है, तो विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जुगुप्सा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123, मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो मगही बिहारी उपभाषा वर्ग की बोली है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिहारी। प्रश्न नंबर 124 है, राजन शब्द का तृतीय बहुवचन रूप होगा, तो राजन शब्द का तृतीय बहुवचन रूप होगा राजभी, ऑप्शन नंबर बी राजभी। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है 125 नंबर, और इनको मिलान करना है, तो निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। तो यशपाल जी की रचना है झूठा सच, पहले का तीसरा, वृंदावन लाल वर्मा जी का है मृगनयनी, भीष्म साहनी जी का है तमस, और श्याम मनोहर जोशी जी का है कुरु कुरु स्वाहा। तो मिलान में पहले का तीसरा है और ए का तीसरा, बी का चौथा। आइए मिलाते हैं, ए का तीसरा और दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और दूसरे का चौथे का दूसरा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आप भी देख लीजिएगा ध्यान से, मिला लीजिए।
तो आज की हमारी प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होती है। 125 प्रश्न पूरे हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे प्रश्न अगर कोई कमी है तो भी बताइए, और आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए उससे रिलेटेड आप कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके परिवार को भी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।